चालू है। तो हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और पूरे जोश और उत्साह से भरे होंगे। आपको पता है, मैंने बताया था कि मैं आपको जो यूरोप का राष्ट्रवाद है वो आपको ओपलाइन पढ़ाऊंगा और जो भारत का राष्ट्रवाद का उदय मैं आपको ऊपर ऊपर से जो है चीजें वो पढ़ा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, आपका टाइम नहीं खराब करते हुए। मैं तुरंत मैच 10-12 मिनट की क्लास लूंगा। 10-12 मिनट की क्लास में जो ऊपर ऊपर का जो ढांचा है उसको खोल के रख दूंगा। ठीक है, ताकि आपको चीजें वो थोड़ा सा जो आप दोबारा रीडिंग करें, रिविजन करें, तो ताकि आपको वो चीजें आसानी से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो समकालीन विश्व है इसकी जो किताब है ये वो है। ठीक है, ये उस किताब से है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। फिर भूमंडलीकृत विश्व का बना है, यूरोप का राष्ट्रवाद है, ये पार्ट है ना। ठीक है, तो हम जो अपने जो उदय हुआ है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उस पार्ट को लेकर थोड़ी सी ना चर्चा करेंगे। तो मैं लिखता हूं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय से तात्पर्य है कि जो भारत है उसमें जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो कैसी है। राष्ट्रीयता की भावना मतलब अपने देश से प्रेम करना। अपने देश से प्रेम करना करने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे देश से नफरत करें। ठीक है, ये तो मैच करते ही नहीं है हम दूसरे देश से नफरत करें। इसका मतलब ये है कि जैसे भारत पाकिस्तान का अगर मैच हो रहा हो तो हम किसको जिताने की कोशिश करते हैं? भारत को। और उसी प्रकार से अगर युद्ध चल रहा हो भारत पाकिस्तान के मध्य हो या भारत चीन के मध्य हो, तो ऑब्वियसली हम अपने सैनिकों को सपोर्ट करेंगे ताकि सैनिक अपने पूर्ण जोश और हवास से, ठीक है, अपने लिए अपने देश के लिए लड़ सके। तो हम अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश के लिए ही लड़ते हैं और जीते और मरते हैं। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं भारत माता की जय। ओके, वंदे मातरम, ऐसी चीजें हम बोलते हैं ताकि हमें जो बच्चों जो अपना जो खून है वो पानी न हो जाए। ठीक है, हम हमेशा उत्साह से भरे रहे, हम अपनी माटी के लिए, अपने वतन के लिए हमेशा लड़ते रहे। तो उसी का तात्पर्य है कि जो राष्ट्रवाद की भावना है अपने में हमेशा रहनी चाहिए। ओके, तो बच्चों राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश से प्रेम करना। और ये राष्ट्रवाद की भावना कब जागृत हुई? तो इसी पार्ट में ये है कि जब 1915 में जब अपने महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, तो भारत लौटते हैं तभी से आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। आंदोलन की शुरुआत क्यों पड़ी है? आप बोलते कि सर आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी चीज को लेकर? आंदोलन की जरूरत तब पड़ती है जब आंदोलन क्यों करते हैं लोग? आंदोलन इसलिए करते हैं कि लोग अगर कोई भी समस्या हो, अगर शोषित है लोग, कोई पीड़ित है, कोई किसी चीज से परेशान है, तो समूह एक जो मतलब 10, 12, 20, 30, 40, 50 या 100, 200 लोगों का समूह एकजुट होकर किसी चीज के लिए लड़ते हैं या किसी चीज के लिए हक की जो चीज है वो करते हैं। हम अपना हक मानते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, वो वाली घटना है। ठीक है, तो वही आंदोलन करते हैं, आंदोलन करके अपनी चीज को पाना। तो अपने हम किसको पाने की कोशिश कर रहे हैं? आजादी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आजादी को क्यों पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज है वो हमें अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया। मतलब यहाँ पे जो अपने भारत है, भारत में किसकी सरकार है? अंग्रेजों की सरकार है। जब टिल 15 अगस्त 1947 में हम जब तक आजाद नहीं हो जाते तब तक हम जो 1915 से लेकर और 1947 तक हम अपने संघर्ष कर रहे होते हैं, आंदोलन कर रहे होते हैं, लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। किसके विरुद्ध में? अंग्रेजों के विरुद्ध में। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटते हैं। ठीक है, गांधी जी लौटने के बाद में बहुत सारे वो जो आंदोलन है वो करते हैं, जिसमें से वो पहला आंदोलन है चंपारण का आंदोलन। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, रफ कर दूं। पहले जो बच्चों को पहले गांधी जी वो चंपारण कहाँ पे? बिहार में चंपारण का आंदोलन करते हैं। फिर उसके बाद में जो वो युद्ध क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। ठीक है, फिर वो खेड़ा का आंदोलन करते हैं, खेड़ा जो गुजरात में है। और ये तीसरा जो अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों के लिए गांधी जी अपने जो लड़ाई लड़ते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर पड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर घटना, ये 17 में, ये दोनों 18 में। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं गांधी जी वो मजदूरों के लिए है। ठीक है, और ये दोनों लड़ाई लड़ रहे गांधी जी वो किसान के लिए है। कहते हैं कि राजकुमार शुक्ल ने चंपारण विद्रोह में जो आने के लिए न्योता दिया था गांधी जी को। ठीक है, तो आप तो ऊपर कुछ चीजें याद करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आंदोलन आता है
ये आंदोलन हो जाते पूरे, और ये आंदोलन तीनों को तीनों सफल होते हैं। सफल आंदोलन है ये, गांधी जी के द्वारा सफल आंदोलन है तीनों। सफल आंदोलन होते हैं तो गांधी जी को जोश आता है, हिम्मत आती है कि देश के लोग मेरे साथ है, युवा हमारे साथ है। न कि युवा हमारे साथ है, बल्कि मजदूर, किसान, जो मीडियम फैमिली के लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, कुलीन वर्ग बेशक हो ना हो, लेकिन मध्य वर्ग, किसान, मजदूर है, सब हमारे साथ है, तो हम जरूर आंदोलन करेंगे। और निश्चित ही वो आंदोलन करते हैं तो ये देखो तीनों सफल होते हैं। फिर जो सबसे बड़ा आंदोलन करते हैं उस पार्ट में दिखाया गया कि सबसे बड़ा आंदोलन जो 1920 में असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये 2 सालों तक चलता है, 1922 तक, जब तक गोरखपुर में जो पुलिस वाले को आंदोलन में मार दिया जाता, पुलिस वाले आंदोलन की चपेट में आ जाते। आंदोलन की चपेट में आने के कारण गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, और बीच में एक आंदोलन और आता है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मतलब इस आंदोलन का अपने देश से कोई लेना देना नहीं है। खिलाफत आंदोलन का, ये जो खिलाफत आंदोलन है ये दूसरे देश का मैटर है। ये खिलाफत आंदोलन मैटर किसका है? तुर्की देश का मैटर है, जिसमें से तुर्की देश ने जो खलीफा के शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। कब? 1924 में कुस्तुनतुनिया में जो कमल पाशा नाम का एक शासक हुआ था, उसने 1924 में खलीफा नाम की जो चीज है वो हटा दी थी। खलीफा एक धार्मिक चीज होती है, जैसे वो खलीफा के नाम पर कोई चीज शासन कर रहे होते हैं। जैसा कि जो मानते कि अपने जयपुर के लोग हैं वो किसी मतलब ईश्वर को मानकर जो शासन करते हैं, मतलब अपने जो राजा महाराजा वो शासन करते हैं, उसी प्रकार से खलीफा भी एक पद है। वो किसी भी मतलब किसी नाम पर जो चीजें उसके नाम पर जो वो सरकार चलाती है या शासन करते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था कि जो खिलाफत है उसके खलीफा के नाम पर जो शासक बनते हैं वो जो रूल कर रहे होते हैं। फिर जो बादशाह खलीफा की बात को नहीं मानता, वो जो अकबर है बाबर है वो इसकी बात को नहीं मानता, वो सीधा मतलब खलीफा के पद को ही नष्ट कर देते हैं कमल पाशा। ठीक है, ये आपकी चीज से लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दिया हूँ। ठीक है, फिर ये जो तुर्की का मैटर है ये पढ़ते हैं हम, खिलाफत आंदोलन। और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि रोल्ट एक्ट, इस पार्ट में रोल्ट एक्ट है 6 अप्रैल 1919। रोल्ट एक्ट क्या है? रोल्ट एक्ट ने गांधी जी को सिर्फ काला कानून की संज्ञा दी है। इस कानून को बताया काला कानून, मतलब वो कानून जो अपने भलाई के लिए नहीं है। ठीक है, ये रोल्ट एक्ट का दरअसल क्या था, इसमें न तो वकील न दलील, न वकील न दलील और न अपील। अंग्रेज क्या करते थे, एक ऐसा कानून ले जिसमें से किसी को भी मतलब पकड़कर जेल में जेल में बंद कर देते थे। ठीक है, तो इसके विरोध में गांधी जी ने बोला ये कानून है ना, ये कानून आप वापस ले लो, ये कानून काला कानून है। ठीक है, तो ये आपके जो सिलेबस में है। ठीक है, फिर एक दूसरा एक है जो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो रोल्ट एक्ट के बाद में ही ये जो जलियांवाला बाग है हत्याकांड होता है। जल्ली नामक स्थान पर होता है, इसलिए जगह जल्ली नाम की एक जगह, इसलिए जगह का नाम जलियांवाला है। ठीक है, वो हत्याकांड हुआ था। हुआ क्या था कि जो रोल्ट एक्ट था उसमें न दलील न वकील न अपील, न वकील में किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाते थे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, एक तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एक और था क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। उस 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो बेवजह गिरफ्तार कर लिया। तो लोगों ने बताया हमारे ऐसे नेताओं के आप ऐसे किसी गिरफ्तार कर सकते हो, उसने तो कोई क्राइम किया ही नहीं है। क्राइम नहीं किया तो लोग एक जगह 13 अप्रैल 1919 यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो फिर जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो एक गवर्नर या वाइसराय हुआ करता था, जनरल डायर, इसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। यह जगह है अमृतसर में, पंजाब है अमृतसर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। फिर जो आंदोलन है, फिर सविनय के आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। सविनय के आंदोलन ओके 1930 के आसपास स्टार्ट होता है। इससे पहले एक जो है ना कमीशन एक और आता है, साइमन कमीशन।
1928 में। ठीक है, ओके बच्चों, ये साइमन कमीशन भी आपको, साइमन कमीशन है जो भारत में आते हैं वो इसलिए आते हैं कि जैसे इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, अंग्रेज सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं, 7वीं अंग्रेज क्या होते हैं, 7वीं सदस्य क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं। इसमें एक भी भारतीय न होने के कारण ये जो है, हम जो अपने भारतीय वो नारा लगाते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं, तो वहां पे थोड़ी सी झड़पा होती है, उस झड़प में हम पढ़ते कि लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। लाला लाजपत राय ने वो एक कोट भी दिया था कि जो मेरे सिर पर लगी एक एक कील की ताबूत अंग्रेजी सरकार के लिए वो क्या है, वो एकदम खतरनाक तरीके से काम करेगी। फिर इसके विरोध में जो भगत सिंह है, रामप्रसाद बिस्मिल्लाह, चंद्रशेखर आजाद है ना, राजगुरु है ना, सुखदेव है, वो सारे क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, और वो उसके चक्कर में सांडर्स की हत्या कर देते हैं। ओके, तो ये चीजें है। फिर सविनय के आंदोलन होता है, ये लगभग 32-33 तक चलता है। फिर बहुत सारे आंदोलन होने के बावजूद में एक लास्ट जो 1942 में लास्ट एक आंदोलन होता है जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये स्टार्ट होता है। और उसके बाद में जो बहुत सारी घटना होती है। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया जाता है और ये आंदोलन बहुत बड़ी भूमिका धारण करता है। तो बेसिकली बच्चों, आपके पार्ट में आपकी जो पार्ट है उसमें से ये जो 4, 5, 10, 15 जो आंदोलन है वही आपको याद रखना। ऊपर का तो मैटर यही है, और बाद में आपको तो पता है, बाद में आपको वो सारी चीजें आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा इतना ही रखता हूँ दोस्तों। और मैं जो अगर जरूरत पड़ी तो मैं पहला पार्ट का जो पूरा सारांश है वो भी लेकर आऊंगा। बीच बीच में मैं थोड़ी सी चीजें भूल रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें बिना देखे तो बताई नहीं जा सकती। ओके, आपके पार्ट में क्या क्या है क्या नहीं है। ओके बच्चों, तो आज तो इतना ही कर लेते हैं ना, और बाकी मैं आपको ऑफलाइन तो पढ़ा रहा हूँ, है ना, वहाँ पे सारी चीजें बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज तो इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।